जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत भी यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको माइटोकांड्रिया के बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी बताएंगे कि माइटोकांड्रिया में कैसे क्या वर्क होता है, माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, और सेल के स्ट्रक्चर में ही हम जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है सेल के स्ट्रक्चर में, उसको देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख चुका है, गोल्गी अपरेटस के बारे में देख चुका है कि गोल्गी अपरेटस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकांड्रिया। स्टार्ट करते हैं माइटोकांड्रिया को। ठीक है, देखिए, ये जो भी हम माइटोकांड्रिया पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सेल टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल में, और सेल का क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। ठीक है, कोशिका की संरचना में हमने बताया था कि तीन टाइप्स होते हैं, उसके तीन पार्ट्स होते हैं संरचना में। पहला क्या है हम लोग का, तो पहला था हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। क्या था फर्स्ट, फर्स्ट था हम लोग का फर्स्ट था हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। क्या था, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा था हम लोग का न्यूक्लियस। दूसरा क्या है, न्यूक्लियस। और तीसरा है हम लोग का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो सेल के अंदर रहता है। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन सेल का बाहर वाला स्ट्रक्चर हो गया, और सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसी साइटोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत हम बताए थे कि क्या क्या ऑर्गेनेली आती हैं। इसमें हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग का गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस आता है। ठीक है, और तीसरा हम लोग का आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आज हम देखेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान चुके हैं हम लोग, गोल्जी अपरेटस के बारे में भी जान चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्जी अपरेटस क्या करता है, जो वही प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसी प्रोटीन को क्या करता है, ये मॉडिफिकेशन कर देता है। कौन, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, यानी गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं, और इसको डिटेल में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कब हुई, कौन किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से संबंधित एक नाम आता है, जिनका नाम है अल्बर्ट वान कोलिकर। क्या नाम है, 1857 में। ठीक है, नाम है अल्बर्ट वान कोलिकर, जिन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। कब, 1857 ईस्वी में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है, अल्बर्ट वान कोलिकर 1857 ईस्वी में इसकी खोज करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म आपको अच्छे से पता हो गया होगा, यदि आपने हमारी पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म हम उसमें
पूरा डिटेल में आपको बताए हैं, ठीक है। माइटोकांड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं कि माइटोकांड्रिया होता कैसा है एक्चुअली, ठीक है। माइटोकांड्रिया का यदि कट स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे लगभग नाव होती है हम लोग की, तो नाव जैसा स्ट्रक्चर होता है माइटोकांड्रिया का लगभग, ठीक है। ऐसा माइटोकांड्रिया होता है, ठीक है। इसके बीच में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर का अपना एक अलग रोल होता है, ठीक है। ये है हम लोग की माइटोकांड्रिया, ठीक है। और माइटोकांड्रिया जो होती है डबल मेम्ब्रेन से हुई, डबल मेम्ब्रेन से बनी क्या होती है, ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। एक होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकांड्रिया की होती है आउटर बाउंड्री बनाने का कार्य करती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, जो माइटोकांड्रिया है इस माइटोकांड्रिया का क्या कर रही है, आउटर बाउंड्री फॉर्म कर रही है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन माइटोकांड्रिया के लिए एक लिमिट बाउंड्री बनाने का कार्य कर रही है कि उससे आगे माइटोकांड्रिया का जो भी सबस्टांस है वो बाहर ना निकले, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक लिमिटिंग बाउंड्री बना रही है। क्या कर रही है, लिमिटिंग बाउंड्री बनाने का कार्य कर रही है। किसके लिए, माइटोकांड्रिया के लिए, ठीक है। फॉर्म्स लिमिटिंग बाउंड्री, ये क्या करती है आउटर मेम्ब्रेन, एक लिमिटिंग बाउंड्री बना रही है। किसके लिए, माइटोकांड्रिया के लिए बना रही है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन तो लिमिटिंग बाउंड्री बना दी। इनर मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, तो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा फॉर्म कर देती है। क्या फॉर्म करती है, क्रिस्टा फॉर्म करती है, ठीक है। ये इनर वाली मेम्ब्रेन आपको जो ऐसे फोल्डिंग फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे घुमा घुमा हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्रिस्टा नाम दे देते हैं, ठीक है। इस क्रिस्टा जो फोल्डिंग होता है माइटोकांड्रिया में, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। वो अभी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्रिस्टा कहते हैं। और क्रिस्टा किसके द्वारा फॉर्म होता है, क्रिस्टा फॉर्म होता है हमारे इनर मेम्ब्रेन द्वारा, ठीक है। देखिए ये तो हमारा मेम्ब्रेन हो गया। माइटोकांड्रिया में दो स्पेस होता है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं आउटर स्पेस और एक को बोलते हैं इनर स्पेस। उसे हम क्या बोल सकते हैं, आउटर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं और इनर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच ये स्पेस है, ये वाला स्पेस, ठीक है। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, इसे हम क्या बोल देंगे, आउटर कंपार्टमेंट बोल देंगे, ठीक है। या फिर इसी का दूसरा नाम हो जाता है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या दूसरा नाम हो जाता है इसका, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसे हम क्या बोल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। दूसरा इसमें स्पेस जो होता है वो होता है हमारा इनर कंपार्टमेंट। क्या है, इनर कंपार्टमेंट, यानी ये वाला ही एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। और जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे एंजाइम्स होता है। आपको एक चीज और जान के हैरानी होगी कि जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया खुद का डीएनए लेके चलता है, ठीक है। यानी माइटोकांड्रिया के पास एक अपना डीएनए होता है। जैसे सेल के पास, सेल में हमारे न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना। लेकिन माइटोकांड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसमें उसके पास खुद का डीएनए है, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ये इनर कंपार्टमेंट है, इस इनर कंपार्टमेंट में ये सारी चीजें होती है। क्या होता है, इसमें होता है हम लोग का, सबसे पहले तो हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं इसमें, एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद से राइबोसोम्स होते हैं। और तीसरा इसका एम्प्टी डीएनए, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी डीएनए बोलते हैं, एम्प्टी डीएनए। यानी फुल फॉर्म इसका हो जाता है माइटोकांड्रियल डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये तीन चीज क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन में इसके होती है, ठीक है। सॉरी, इनर कंपार्टमेंट में होती है। और इस इनर कंपार्टमेंट का एक दूसरा नाम है, इस इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई आपको, चलिए ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टा की। क्रिस्टा जो आपको एनफोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है माइटोकांड्रिया में, उसे हम
क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टा का वर्क क्या होता है? तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। क्यों? क्योंकि जितने भी सेल्स को एनर्जी चाहिए वो कहाँ फॉर्म होते हैं? वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया में ही फॉर्म होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से ही वो सारे सेल्स, मतलब जो भी हमारे सेल्स के ऑर्गेनेली हैं उनके पास वो पहुंचते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उस एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और उस एटीपी को फॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रिस्पॉन्सिबल है हम लोग का यही क्रिस्टा। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्रिस्टा रिस्पॉन्सिबल है। ये जो क्रिस्टा होता है इसमें छोटे छोटे कुछ मशीन जैसी स्ट्रक्चर लगे होते हैं। ठीक है, इसमें, और इनको हम नाम दे देते हैं एटीसी का। ठीक है, इनको क्या नाम देते हैं हम? ईटीसी। और ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इत्यादि वाला ईटीसी नहीं है। ठीक है, ईटीसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन। यानी ये जो आपको छोटा छोटा इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन, ईटीसी। शॉर्ट में बोलेंगे ईटीसी। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन है, यही मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, हमने अब तक जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन आज हम आपको डिटेल बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक मशीन है जिसका नाम है ईटीसी। ठीक है, वो मशीन क्या करती है? ईटीसी मुख्य रूप से एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से केवल एटीसी ही है जो एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये एटीपी का टोटल फॉर्मेशन का हम प्रोसेस देखते हैं कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको पता है कि एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है हमारा ऊर्जा है, एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, इसी से हमारा सेल्स क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो इसका जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन से ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कोई ऐसे ऑर्गेनेली है या फिर कुछ ऐसा चीज है जो स्वयं से अपना एटीपी का फॉर्मेशन करे। ठीक है, ऐसा नहीं है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको बाहर से जो भोजन हम खाते हैं, भोजन जरूरी है। अगर हम बाहर से भोजन लेंगे नहीं तो एटीपी का फॉर्मेशन नामुमकिन है। ठीक है, तो देखिए एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो हम भोजन खाते हैं। ठीक है, लाइक मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है किसमें? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी ब्लड द्वारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जब ब्लड द्वारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो ब्लड तो ग्लूकोज को अपने पास रखेगा नहीं। ठीक है, क्या करेगा? उस ग्लूकोज को भेजेगा हमारे सेल्स के पास। किस लिए? सेल के पास चला जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारी एक ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है, और इस ब्लड कैपिलरीज में हमारा क्या है? ब्लड है, और ब्लड के साथ हमारा क्या है? ग्लूकोज है। फिलहाल के लिए हमको ग्लूकोज से मतलब है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लड में बस ग्लूकोज होता है, ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ब्लड में हमारे क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? आपका फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, हमारे ब्लड में बह रहा है ऐसा। ठीक है, और हमारे टिश्यू के पास, टिश्यू नहीं आर्गन हम कह देते हैं, आर्गन के पास ये आएगा। ठीक है, तो आर्गन को हम नहीं लेते हैं, एक सेल को ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई देर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक सेल है। क्या है? एक सेल है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, अब ये सेल क्या करेगा? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा अंदर, यानी ये ग्लूकोज कहाँ इंटर करेगा? हमारे सेल में इंटर करेगा। ठीक है, आपको जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ाए थे तो सेल मेम्ब्रेन में एक खासियत बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। और सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि वो कुछ विशेष चीज को ही अपने अंदर आने देगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी अंदर आता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों अंदर आता है। दोनों दोनों जरूरी है हमारे एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन अंदर आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंदर आता है तो ये तो पूरा एक सेल है, और सेल में हमको बताया था कि बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, और इसमें चारों तरफ से, जैसे मान लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इधर हो गया, इधर हमारा इसके आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जुड़ा है। ठीक है, और इधर हमारा गोल्गी apparatus है, इधर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इधर सेंट्रोसोम्स है हमारे, मान लीजिए इधर लाइपोसोम्स है। ये सब क्या है? हमारे सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, हमको उससे नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? ये साइटोप्लाज्म से मतलब है। ठीक है, यानी सेल के अंदर ग्लूकोज आया। अब ये जैसे सेल के अंदर आता है, यानी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी ग्लूकोज का इस साइटोप्लाज्म में होगा, क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा।
ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में दो शब्द है, ठीक है, और दो शब्द कौन सा है? एक तो है ग्लाइको और दूसरा है लिसिस। लिसिस और ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। क्या मतलब होता है? ग्लूकोज। और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। यानी ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, ठीक है। यानी अब जैसे साइटोप्लाज्म में इंटर किया ग्लूकोज, वो ग्लूकोज का क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हो गया। और जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, यहाँ से एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस मॉलिक्यूल का नाम है क्या? पायरुवेट। क्या नाम है? पायरुवेट। उसे हम बोल देते हैं पायरुवेट। पायरुवेट। और यहाँ पे दो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। यानी ये पूरा प्रक्रिया कहाँ हो रही है? अभी साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आया, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट इंटर करता है माइटोकांड्रिया में। कहाँ जाएगा? ये पायरुवेट इंटर करेगा माइटोकांड्रिया में, ठीक है। चलिए माइटोकांड्रिया का फिर से हम, चलिए कोई बात नहीं, इधर फिगर हम बना देते हैं। फिर एक माइटोकांड्रिया का छोटा सा, ठीक है। ये हम लोग की क्या है? माइटोकांड्रिया है। अब यहाँ पे इंटर कर गया है हम लोग का क्या? जैसे ही माइटोकांड्रिया में पायरुवेट इंटर करता है, ठीक है, इसका एक साइकिल चलता है, और इस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं हम उसे? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल बोलते हैं उसे हम, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है? माइटोकांड्रिया में कंप्लीट होता है, ठीक है। पायरुवेट इंटर किया है किसमें? माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया का क्रेब्स साइकिल चला, और जैसे क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है, दो मॉलिक्यूल अगेन बन जाते हैं, और उनका नाम है NADH, NADH और FADH। क्या नाम है इनका? FADH। ये दो मॉलिक्यूल्स अगेन बन जाते हैं जब क्रेब्स साइकिल चलता है तब, ठीक है। तो जैसे क्रेब्स साइकिल चला, NADH FADH बना, और NADH FADH अभी एटीपी बना नहीं हमारा, ठीक है। अब जाके एटीपी बनेगा भरपूर मात्रा में, ठीक है। अब NADH FADH इंटर करेंगे कहाँ? ETC में जाएंगे। जो हमारी चक्की है, जो ETC यानी क्रिस्टा में छोटे छोटे जो चक्की लगी है, बताया था ना आपको कि क्रिस्टा में हमारे छोटे छोटे क्या लगे हैं? मशीन्स लगे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ETC कहते हैं। अब इस ETC में ऑलरेडी इंटर कर जाएगा हमारा NADH और FADH, और ये ETC क्या करेगा? उस NADH और FADH को एकदम पीस देगा, ठीक है। और जैसे ही NADH और FADH को ये ETC क्या करेगा? पीस देगा। तो पीसने के बाद से इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा? ATP का फॉर्मेशन होने लगेगा भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो जो ATP यहाँ पे बना, माइटोकांड्रिया ने जो ATP का फॉर्मेशन किया, जितना जरूरी होगा सेल्स को, उतना तो वो ATP क्या करेगा? यूज करेगा। अगर आवश्यकता से अधिक हो जाता है जो एनर्जी, ऊर्जा, एटीपी, तो उसे माइटोकांड्रिया क्या करता है? स्टोर करके रख लेता है अपने पास। तो स्टोर करने की वजह से इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी का पावर हाउस हम किसे बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम माइटोकांड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया को इसलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी। और ये जो प्रक्रिया आपको हम बताए हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन या फिर ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसे? सेलुलर रिस्पायरेशन या ऑक्सीडेशन। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेलुलर सेलुलर रिस्पायरेशन या फिर ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे हम, ठीक है। और जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? कि कोशिका श्वसन। क्या बोल सकते हैं? कोशिका श्वसन, यानी कोशिका ने सांस लिया, ठीक है। अब जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ, तो आपको पता है कि रिस्पायरेशन में दो गैस इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब ये एटीपी का फॉर्मेशन बन रहा होता है, तो वहां पे हमारा साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये जो प्रक्रिया होती है, वो सारी किसकी उपस्थिति में होती है? हम बोले थे कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन की ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? इनको बर्न करने का काम करता है, ठीक है। और जैसे ही कोई चीज जलती है, तो वहां से धुआं निकलता है। तो धुआं क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो धुआं यहाँ भी निकला है, माइटोकांड्रिया में भी निकला है, साइटोप्लाज्म में भी निकला है। तो वो क्या है? माइटोकांड्रिया और साइटोप्लाज्म के लिए, यानी सेल के लिए क्या है? वो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी खराब है, ठीक है। अगर सेल उसको अपने पास रखता है, तो सेल को वो क्या करेगा? नुकसान कर देगा, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इसलिए सेल फिर उसको क्या करता है? वापस निकाल देता है। और जैसे यहाँ से ऑक्सीजन और ग्लूकोज अंदर आया है, यहीं से फिर हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है,
ठीक है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, यही क्या है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन है। ठीक है, हमने श्वसन ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सेलुलर रिस्पायरेशन या फिर सेलुलर ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डीपली है नहीं। ठीक है, देख लेते हैं आपको फिर से। देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले तो हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन है, अल्बर्ट वान कोनिकर हैं, जो 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था, अल्बर्ट वान। डबल मेम्ब्रेन से बनी है, एक को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, एक को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हमारी क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला सब्सटेंस है वो कहीं बाहर निकल के भागे ना। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, क्रिस्टा फॉर्म करने का कार्य करती है। ठीक है, और क्रिस्टा क्या करता है, हमारे एटीपी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एटीपी जो क्रिस्टा होता है इनफोल्डिंग होता है, और इनफोल्डिंग जितना वो इनफोल्डिंग होगा उसमें उतना ही ईटीसी क्या होंगे, क्रिएट होंगे, उतना ही ईटीसी क्या होंगे, ज्यादा भरे जाएंगे। ठीक है, और जितना ईटीसी रहेंगे उतना हमारे एटीपी के फॉर्मेशन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो क्रिस्टा क्या करती है, हमारे एटीपी के फॉर्मेशन के लिए एक मतलब सरफेस फॉर्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम बताया कि इसके दो कंपार्टमेंट है, एक आउटर कंपार्टमेंट है, एक इनर कंपार्टमेंट है। इनर कंपार्टमेंट में हमने बताया था कि इनर कंपार्टमेंट जो होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपना खुद का भी डीएनए लेके चलता है। ठीक है, उसके बाद से हमने सेलुलर रिस्पायरेशन की बात किया था कि सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारा जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा ब्लड से क्या होता है, ग्लूकोज सेल लेता है और उसके बाद से क्या करता है, उसके बाद से अपना एटीपी बनाने का कार्य करता है। कैसे बनाता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस फिर हमारा ब्रेक डाउन होता है, किसमें, पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट फिर टूटता है और फिर उसका चलता है क्रेब साइकिल, और जैसे क्रेब साइकिल चलता है वो कन्वर्ट होता है एनएडीएच एफएडीएच में, और फिर एनएडीएच एफएडीएच कहाँ इंटर करते हैं, इंटर करते हैं ईटीसी में, और ईटीसी में जैसे इंटर करते हैं वहां से भर भर के हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होने लगता है। एटीपी के फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है फिर हमारे सेल के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन या फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनर्जी स्टोर करने की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए होंगे सब अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज नहीं समझ में आई होगी या फिर कोई टॉपिक यहाँ हमसे मिस मिस हो गया होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उसको आपका क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। धन्यवाद।